हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में स्टडी 2.0 में। मेरा नाम है विकास कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। बहुत से स्टूडेंट को हिस्ट्री पढ़ने में बहुत तकलीफ़ होती है, वो हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। तो मैं उस स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि जब तक आप हिस्ट्री नहीं पढ़िएगा आप बड़े लेवल के एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, जैसे कि PCS हुआ, दरोगा हुआ, UPSC भी हुआ। ये सब आपको एग्ज़ाम देने के लिए हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है या पढ़ना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री कोई टफ विषय है, बस इसमें आपको रुचि आना चाहिए। और आज हम जो बताने वाले हैं शायद आपको समझ में आ जाए। और ये हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल लूसेंट से हट के। काफ़ी सारे इसमें ऐसे फैक्ट होंगे जो आपको लूसेंट में पढ़ने को नहीं मिलेगा, बड़े बुक आपको देखना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं वो सब चीज़ें कवर कराऊंगा आपके इस वीडियो में, तो वीडियो को देखते रहिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतिहास के पिता आपको पता है कि हेरोडोटस को कहा जाता है, और हेरोडोटस यूनान का रहने वाला था। हिस्ट्री शब्द जो उत्पत्ति हुई है ये यूनानी ग्रीक हिस्टोरिया शब्द से बना है। हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ है अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। और आपको पता है कि इतिहास अतीत का अध्ययन है, क्योंकि यह लिखित दस्तावेज का वर्णन है। और इतिहासकारों ने इतिहास को समझने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, जिसमें से पहला भाग आपका प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल की अब डिफिनीशन जानते हैं, इसका समय क्या था। तो चलिए, पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल का समय की बात करें तो मानव से प्रारंभ से लेकर 3000 ईसा पूर्व के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब उसके बाद है ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल, इस काल का लिखित प्रमाण है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। और आदि ऐतिहासिक काल में ही सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है, तो आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। इसका समय की अगर हम बात करें तो 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। इस काल का लिखित विवरण और प्रमाण दोनों हैं, इसीलिए इसको पढ़ा गया है। और इसके समय की अगर बात करें तो 600 ईसा पूर्व से लेकर ऐतिहासिक काल तक ले है। और आपको पता है कि हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखे थे हिस्टोरिका। और आपको ये भी बता दें कि हिस्टोरी जो शब्द है ये पहली बार प्रयोग हेरोडोटस ने ही किया था। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। और भारतीय पुरातत्व के विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स ने 1784 में स्थापना किया था। और देखते हैं इसके आगे क्या है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये अपने नोट्स से पढ़ा हूँ, खुद का तैयार किया हुआ नोट्स है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के समय उसका पुरातत्व के विभाग जॉन्स और मार्शल थे, जो 1902 से लेकर 1928 तक उसका निदेशक किए थे। प्रथम भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक राय बहादुर दयाराम साहनी थे। अब चलते हैं प्राचीन भारतीय पुरातत्व के स्रोत कि अगर प्राचीन भारतीय पुरातत्व के स्रोत में हमें ये देखना है कि आखिर इतिहास की जो है जानकारी मिलती है, आखिर इसका विवरण कहाँ कहाँ है। तो हम इतिहास की जानकारी साहित्य स्रोत से ले सकते हैं, विदेशी आक्रमण से यानी विदेशी विवरण से लेते हैं, या पुरातत्व
का साक्ष्य प्रमाण से हम इतिहास की जानकारी ले सकते हैं। इसके आगे है, और साहित्य स्रोत से भी दो भाग हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, जिसको गैर धार्मिक कहते हैं। और फिर धार्मिक साहित्य को हम दो भाग में बांटे हुए हैं, ब्राह्मण्य साहित्य और ब्रह्मोत्तर साहित्य। और ब्राह्मण्य साहित्य में निम्न प्रकार के हैं। ये आपको छोटे मोटे एग्जामों के लिए नहीं है, ये बड़े लेवल के एग्जामों के लिए, दरोगा के लिए है, पीसीएस के लिए, आप यूपीएससी के भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी है। ब्राह्मण्य साहित्य के भी निम्न प्रकार है, वेद है, उपनिषद है, और नायक है, पुराण है, स्मृति है और रामायण है। ब्राह्मण्य साहित्य की ये था। और ब्रह्मोत्तर के क्या है कि ब्रह्मोत्तर में बौद्ध ग्रंथ मिलेगा और जैन ग्रंथ मिलेगा आपको। ये था आपका धार्मिक साहित्य। और इसके बाद है लौकिक साहित्य के भाग। तो लौकिक साहित्य के बाद ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसमें जीवनी ग्रंथ है। इसके बाद विदेशियों के विवरण से पता चलता है, तो विदेशी विवरण में कौन कौन आएंगे, तो चीनी यात्री लेखन आएगा, यूनानी रोमन लेखन आएगा और अरबी लेखन आएगा। और चीनी यात्री में आपको पता है कि कौन कौन आएंगे, तो ह्वेनसांग आए थे जो पुस्तक उनके सीयू की थी, फायान भी आए थे जिनकी पुस्तक फूको की थी, और सुंग और इत्सिंग। ये सब आपकी है जो इतिहास की जानकारी मिलता है कि इतिहास को कैसे। इसके बाद आता है रोमन, यूनानी रोमन लेखन। तो यूनानी आपको रोमन लेखन में पता है कि डेरियस था, हेरोडोटस ही था, हिस्टोरिका जिसने पुस्तक लिखी, मेगास्थेनीज जिनकी पुस्तक इंडिका, ये कई बार पूछता है कि इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थेनीज ने किया था। डाइमेकस था, डाउनिसस था, टॉलमी था और प्लिनी था जिसकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका थी। अब आते हैं अरबी लेखक। तो अरबी लेखक में आपको तारानाथ मिलेंगे, अल-ब्रूनी थे जिनकी पुस्तक किताबुल हिंद था, जिसका हिंदी में भारत का खोज कहा जाता है, और पुरातत्व। अब इसके बाद आता है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में आपका मिलेगा अभिलेख मिलेंगे, मुद्राएं मिलेंगे, स्मारक मिलेंगे, भवन मिलेंगे और मूर्ति मिलेंगी। ये सब पुरातात्विक में आते हैं। इसे इतिहास की जानकारी मिलती है। और साहित्य स्रोत में देखते हैं, तो साहित्य स्रोत में हम लोग भी इसको दो भाग में बांटे हैं। पहला है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में आपका है देशी ग्रंथ में, धार्मिक ग्रंथ और गैर धार्मिक ग्रंथ में। अब देखते हैं धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आते हैं। अब इसके बाद फिर गैर धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं तो वो देखना है। ऐतिहासिक ग्रंथ आएंगे, आधे ऐतिहासिक ग्रंथ आएंगे, अजीवनियाँ आएंगी। ये सब आप बड़े लेवल की एग्जाम दीजिएगा तभी ये सब आपको बढ़िया से मिलेगा, कंसेप्ट नहीं तो एलुसेंट से हट के मिलेगा, एकदम आपको बिल्कुल नया मिलेगा। क्योंकि ये जो हम लिखे हुए हैं अपने नोट्स में बुक से छट के लिखे हुए हैं, बड़े बड़े बुक को देखना पड़ा है तभी ये सब हम लाए हैं। अब आते हैं वेद। वेद का अर्थ है जानना या श्रेष्ठ। इसके पता है कि संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने किया था, ये सबको इसी को पता है। वेदों से हमें आर्यों के आगमन और बसने की हमें जानकारी मिलती है। आपको पता है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ऋग्वेद की रचना ऋग्वेदिक काल में हुई। ऋग्वेदिक काल का समय आपका है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल के निम्न 3 भागों की में रचना की गई है। जो उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित 3 वेदों की रचना की गई, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल का समय आपका देखें तो हम 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक देखते हैं। और आप सबको एक बात हम बता देना चाहते हैं कि हम अभी नए यूट्यूबर हैं, मुझे पढ़ाने में थोड़ी हेजिटेट हो रही है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बस समझने की ज़रूरत है। शुरू में हर किसी के साथ होता है, इसीलिए आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझने और पढ़ने की ज़रूरत है। और ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद आपको पता है कि ये सबसे प्राचीन वेद है। संगीत की उत्पत्ति आपको सामवेद से हुई है। यजुर्वेद की उत्पत्ति आपका यजुर्वेद में यज्ञ की विधि का उल्लेख किया गया है। और अथर्ववेद में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, भूत, पिशाच सब ये अथर्ववेद के अंतर्गत ही आते हैं। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गौध और पद दोनों में मिलता है।
तो पूछ दिया गया है क्वेश्चन ये बार बार कि कौन ऐसा वेद है जो गौध और पद दोनों में जानकारी मिलता है, तो ये यजुर्वेद है। अब ये वेद किस लिए हैं, तो वेदों के कर्मकांडीय व्याख्या करने के लिए हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। अब पढ़ेंगे इसके बाद प्रत्येक वेद और गौध की रचना ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वेद का ब्राह्मण कौन है, ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है, यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन है, सामवेद का ब्राह्मण कौन है, ये इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण है आपका ऐतरेय और कौशिकी है, सामवेद का ब्राह्मण पंचविंश, षड्विंश और जैमिनीय है। अगर यजुर्वेद की बात की जाए तो यजुर्वेद का ब्राह्मण आपका तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद की अगर ब्राह्मण की बात करें तो अथर्ववेद का गोपद है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उपनिषद। आखिर उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो उपनिषद का अर्थ है उप, और इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो उप प्लस नि प्लस सद, अर्थात गुरु के समीप बैठकर रहस्य ज्ञान को प्राप्त करना उपनिषद ही कहलाता है। इसका संधि विच्छेद करने पर इसका अर्थ यही निकलेगा। अब आप उपनिषद की संख्या टोटल 108 है। एवं उपनिषदों का वेदांत भी कहा जाता है। ये 108 जो उपनिषद है ये प्रमाणित है, नहीं तो टोटल उपनिषदों की संख्या की बात की जाए तो 113 है। उपनिषद को वैदिक साहित्य का अंतिम भाग भी कहा जाता है। ये सब आपको लुसेंट में नहीं मिलने वाला, ये सब इसी पे मिलेगा। और भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो सत्यमेव जयते हैं सारनाथ के अष्टोकम से लिया गया है, ये उपनिषद से ही लिया गया है। तो उपनिषद में किस उपनिषद है, तो मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं वेदांग। वेदांग वेदों की भली भांति समझने के लिए हम लोग वेदांग की रचना की गई। आपको पता है कि वेदांग 6 होते हैं। पहला वेदांग है शिक्षा, दूसरा आपका है ज्योति, तीसरा आपका कल्प, चौथा व्याकरण, पांचवा छंद और छठा निरुक्त। देश का प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने किया था, आपको सबको पता है। और पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका भी लिखा था। इसके बाद हम सूत्र देखते हैं। तो सूत्र 4 होते हैं, श्रुत, गृह, धर्म और शिल्प। ये आपको लुसेंट में नहीं मिलेगा, हम बता दे रहे हैं रियली। ये आप बहुत बड़े बड़े बुक देखिएगा तभी आपको मिलेगा। तो श्रुत सूत्र में इसमें यज्ञ का अनुष्ठान का वर्णन किया गया है। गृह सूत्र में इसमें यज्ञ का उपनयन के विवाह एवं श्राद्ध संस्करण का उल्लेख किया गया है। धर्म सूत्र में इसमें 4 वर्ण एवं 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। और 16 सूत्र में इसे वेदी यानी बलि निर्माण के रीति रिवाज का वर्णन किया गया है। इसके आगे पुराण। पुराण की रचना आपको पता है कि लोमहर्षि उनके पुत्र उग्रसर्वा ने किया था। पुराणों की संख्या 118 हर किसी को पता है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण में ही विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख किया गया है। यह बात याद रखिएगा। पूछ दिया जाता है क्वेश्चन कई बार कि मत्स्य पुराण में विष्णु का कितने अवतार हैं, तो 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण की रचना में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और मत्स्य पुराण में आने सतवाहन की जानकारी मिलती है, और वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसके आगे हम लोग देखते हैं दर्शन। तो भारतीय दर्शन का विकास उपनिषद से हुआ है, और उपनिषद तो हम लोग इसके पीछे देखबे किए थे। तो अब दर्शन की संख्या की बात करें तो 6 दर्शन है, और सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। चलिए अब हम जो दर्शन 6 है उनको देखते हैं, उनके जनक कौन कौन है। तो सबसे पहले हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के आपको पता है कि जनक कपिल हैं। उसके बाद आता है योग दर्शन। योग दर्शन के जनक आपको पतंजलि हैं। न्याय दर्शन की गौतम है। मीमांसा का जैमिनीय है। और वैशेषिक का कनाद है। और वेदांत की जनक बदरायन है। और इसके आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद आपको एक और दर्शन मिलेगा, चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन के रचनाकार चार्वाक ही थे। स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। ये आप देख लीजिए, ये सब नए नए हैं। और सबसे
प्राचीन स्मृति आपको पता है कि मनुस्मृति। मनुस्मृति में हिंदियों के कानूनी ग्रंथ भी कहा जाता है। मनुस्मृति को हिंदियों का कानूनी ग्रंथ भी कहा जाता है। और पुष्यमित्र शुंग के समय मनुस्मृति की रचना की गई, आपको ये सब पता है। और मगध पर शासन करने वाला पहला ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग था। ये आपको एज इफेक्ट बता दिए। पूछ दिया जाता है कि मगध पर शासन करने वाला पहला ब्राह्मण शासक कौन था, तो ये आपका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग था। और पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित आपको पता है कि पतंजलि था। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को आधुनिक मनु भी कहा जाता है, ये तो आपको पता ही है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल अज्ञात से लेके 8000 ईसा पूर्व तक इसका समय है। और मध्य पाषाण काल की बात करें तो 8000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक है। और नवपाषाण काल की बात करें तो 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग थे, तो अब ऐतिहासिक काल के भी 2 भाग हैं, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ऐसे टोटल आदि ऐतिहासिक काल का समय है 2500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल के 2 भाग में बांट दिए हैं। पहला सिंधु सभ्यता है जिसका समय है 2500 से लेकर 1500, और वैदिक सभ्यता 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और वैदिक काल के भी 2 भाग हैं। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इसके आगे हम देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्राचीन भारत 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 तक, मध्यकालीन भारत 712 से लेकर 1707 ईस्वी तक, और आधुनिक भारत 1707 से लेकर 1947 तक। ये आपका डिवाइड इतिहास को किया गया है। और प्राचीन भागों को भी 6 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला महाजनपद काल। महाजनपद काल का समय की बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। और महाजनपद का जो उदय हुआ था बौद्ध धर्म के उदय और जैन धर्म के उदय के साथ हुआ था। और दूसरा है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का समय अगर देखें तो हम 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक देखते हैं। और मौर्य काल की बात करें तो 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक इसका समय है। और मौर्योत्तर काल की बात करें तो 184 से लेकर 313 ईसा पूर्व तक है। मौर्योत्तर काल के बाद आता है गुप्त काल, और गुप्त काल के समय है आपका 319 से लेकर 550 ईस्वी तक। और हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन काल का समय है 612 से लेकर 647 ईस्वी तक। ये आपका प्राचीन भारत के जो 6 भागों में डिवाइड किया है वो इसका समय है। अभी हम लोग इसका सब समय ही देख रहे हैं कौन क्या है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ हैं जो अभी इसका समय ही कवर करना बाकी है। समय हम लोग इसलिए कवर कर लिए क्योंकि आगे चल के हम लोग को दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो कितना में समय भी पूछ दिया जाता है। बड़े बड़े यूपीएससी के एग्ज़ाम आप लोग दीजिएगा तो इसमें समय ही पूछ दिया जाता है। इसलिए ये सबका भाई हम लोग अभी समय कवर किए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पूर्ण जानकारी के साथ देखेंगे। और इसके आगे वीडियो देखने के लिए आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम अगला वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप हमें बताइए कि आपका ये इतिहास कैसा लगा। ये खुद से नोट का बनाया गया है, ये आपको लूसेंट से हटकर लगा कि नहीं लगा। और जो भी मैं इतिहास पढ़ाऊँगा आपको लूसेंट से हटकर बिल्कुल लगेगा, आपको समझ में भी आएगा। सबका समय क्या क्या है ये इतना गारंटी 100% गारंटी के साथ कहते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।